शोर हो रहा, आवाज आ रही। नहीं बैठ बैठ सांडिल जी को बैठा दो। अच्छा हाँ बोलेंगे तो हम बैठे रहे। एक कुर्सी लो, सांडिल जी को बुला लो, ये वर्क कमेटी मेंबर रहे और मैनेजमेंट कमेटी। आइए सांडिल जी, एक कुर्सी लाओ। आइए सांडिल जी। धन्यवाद मित्रों। कल माननीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश के मंडी में युवाओं की एक जनसभा कर रहे हैं, तो मैंने समझा ये अच्छा अवसर है कि मैं उनकी जनसभा के पहले अपनी बात रख दूं। माननीय प्रधानमंत्री जी को हिमाचल की सरकार पूरी तरह से गुमराह कर रही है और एक युवा रैली करके एक मजाक बना रही है, क्योंकि हिमाचल का युवा सबसे ज़्यादा परेशान है, सबसे ज़्यादा त्रस्त है। तकरीबन 5,20,000 युवा बेरोजगार हैं हिमाचल प्रदेश में और नौकरी के लिए तड़प रहा है। उसके पास न रोजगार है और न नौकरी है। हिमाचल प्रदेश का भारतीय सेना में 4% योगदान है। पहला परमवीर चक्र भी हिमाचल प्रदेश से है और ये अग्निवीर योजना से वहाँ के हजारों युवा आहत हैं और वो इसके विरोध में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 67,500 सरकारी पद खाली पड़े हैं जिन्हें हिमाचल की सरकार ने भरा नहीं है और लगातार जो मांग हो रही उसके बावजूद भी युवाओं को नौकरी नहीं दी जा रही है। तो मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि पहले तो उन्हें हिमाचल सरकार को इस बात के लिए फटकार लगानी चाहिए उस रैली को संबोधित करने से पहले कि ये सब क्यों है कि 5.5 लाख युवा 5,20,000 युवा बेरोजगार हैं, 67,500 पद खाली पड़े हुए हैं और 70,000 करोड़ का कर्ज है हिमाचल सरकार के ऊपर, यानी कि प्रति वोटर 1.5 लाख रुपए का कर्ज है। 51% कर्ज पिछले 5 साल में बढ़ा है मौजूदा सरकार के उसमें। तो या तो प्रधानमंत्री जी कल इन सारी बातों का जवाब दें हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से कि ये क्यों यहाँ पे इतने बेरोजगार युवा हैं, 67,000 से ज़्यादा पद क्यों खाली पड़े हैं और कर्ज तले इतने बड़े कर्ज के बोझ के नीचे हिमाचल की जनता को क्यों डाला है। तो इन 3 सवालों का जवाब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से कहेंगे और मेरा ये आरोप है कि हिमाचल की सरकार उनको गुमराह करके वहाँ पे ले जा रही है और सब कुछ सरकारी खर्च में हो रहा है। जरा देखिए, चुनाव की घोषणा होने वाली है, सरकारी खर्च पर रैली हो रही है, सरकार की बसें लगाई जा रही हैं, सरकार के अफसर लगाए जा रहे हैं लोगों की भीड़ लाने के लिए, सरकार की तरफ से कुर्सी पंडाल मंच कुछ पार्टी नहीं कर रही है, करोड़ों रुपया सरकार की तरफ से खर्च किया जा रहा। ऐसा तो कभी देखा ही नहीं गया कि चुनाव प्रचार के पहले चुनाव जहां होने वाला हुआ सरकारी खर्च पे करोड़ों रुपए खर्च करके सरकारी फंड पे रैली हो रही है। चुनाव आयोग को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि किस तरह का तमाशा वहाँ पे चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता था। इसके बाद दूसरा एक मजबूत विषय है जो कि बागवानों को लेकर है। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा सेब उगाए जाते हैं और हिमाचल प्रदेश को एप्पल स्टेट सेब का दर्जा देने का काम, सेब्स की खेती करने का काम कांग्रेस परिवार का ही है। विद्या स्ट्रोक जी के जो है फादर इन लॉ है ना, वो अमेरिका से लाए थी तकनीक और उसके बाद ये शुरू हुआ था वहाँ पे, जो कांग्रेस की वहाँ पे अध्यक्ष भी थी, मंत्री भी थी। आज हिमाचल में सेब बागवान जो है बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो परेशान है, जीएसटी लगा दी गई, सब कुछ उनके ऊपर कर दिया गया और इस सरकार ने जो वादे किए तो एक भी वादा पूरा नहीं किया। तो आज हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश के 2 बड़े नेता मौजूद हैं। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर जी जो प्रदेश अध्यक्ष भी थे, ये बागबानों, सेब और अन्य जो वादे थे उनके बारे में प्रकाश डालेंगे
हमारी मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन धनीराम सांडेल जी भी हैं, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, इनसे भी कोई आप प्रश्न पूछना चाहेंगे तो उसका वो जवाब देंगे। विनीत जी तो हैं ही है, यहाँ पे पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं कुलदीप जी को बोलता हूँ कि वो संबोधित करें। मैं बोलता हूँ। थैंक यू वेरी मच। वेलकम फ्रेंड्स। मेरी राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मंच पे बैठे हमारे हिमाचल प्रदेश कांग्रेस मामलों के प्रभारी एवं सांसद श्री राजीव शुक्ला जी, पुनिया जी, धनीराम शांडिल जी, जैसा अभी शुक्ला जी ने कहा, मैं उस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। जो बातें आज के संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं उन पे बात करना चाहूँगा। प्रधानमंत्री जी कल हिमाचल के दौरे पे जा रहे हैं। एक हिमाचली होने के नाते हम देवभूमि में उनका स्वागत करते हैं। हर बार जब वो हिमाचल आते हैं तो लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री जी हिमाचल के लिए कोई सौगात देकर जाएंगे। पिछले चुनाव में जब प्रधानमंत्री जी हिमाचल के दौरे पे आए थे, चुनाव से पहले की मैं बात कहता हूँ, उन्होंने कुछ वायदे हिमाचल की जनता से किए थे और आज अफसोस है चुनाव दहलीज पे हैं, वो फिर से आए हैं। कुछ प्रश्न हम उनसे पूछना चाहते हैं। जो वादा खिलाफी हिमाचल की जनता के साथ उन्होंने की है, हम उस पर चर्चा करना चाहेंगे। हिमाचल प्रदेश सेब राज्य के रूप में जाना जाता है। हमारी 5,000 करोड़ से ज़्यादा की आर्थिकी, हजारों लोगों को रोजगार मिलता है, चाहे ट्रांसपोर्टर्स हों, मजदूर हों, बागबानी क्षेत्र से जुड़े जो लोग हैं उन्हें रोजगार मिलता है। प्रधानमंत्री जी ने पिछले जब चुनाव थे उस वक्त उन्होंने हिमाचल में जो जन सभाएं संबोधित की, 29 अप्रैल 2014 पालमपुर, मंडी और सोलन में रैलियों के दौरान उन्होंने घोषणा की थी कि विदेशी सेब पर जो आयात शुल्क है उसे वो 100% करने वाले हैं, क्योंकि इस वक्त 40 देशों से यहाँ सेब आ रहा है। उस वजह से हमारा जो बागवानी उद्योग है वो खतरे में पड़ गया। अभी 50% शुल्क है। किसानों की मांग थी, बागवानों की मांग थी कि 100% होना चाहिए। उन्होंने वायदा भी किया, लेकिन आज तक ये वायदा पूरा नहीं हुआ। इस समय विदेशों से जो सेब आ रहा है, खासकर अमेरिका या चीन से सेब, वो अफगानिस्तान के साथ रास्ते आ रहा है, क्योंकि ड्यूटी फ्री है। जब सेब विदेशों से आता है कोई शुल्क नहीं, तो हमारे यहाँ जो सेब है यकायक दाम गिर जाते हैं। तो हमारी उनसे मांग है
कि पहले तो आप स्पष्टीकरण दें कि आपने इतने वर्षों में संज्ञान क्यों नहीं लिया। प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी रोचक बात कही। पिछले चुनावों की बात मैं कर रहा हूं। 18 अक्टूबर 2016, 27 अप्रैल 2016 मंडी की रैली के दौरान, जहां वो कल जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो बोतल बंद कोल्ड ड्रिंक्स हैं, पेप्सी, कोक, उस कोक में 5% नेचुरल फ्रूट जूस का उन्होंने वायदा किया था। मैं पुनिया जी से निवेदन करता हूं कि जरा वीडियो क्लिपिंग दिखाएं। ये जो आप एरेटेड वाटर देते हैं, कम से कम 5% नेचुरल जूस उसमें मिक्स कीजिए। सच्चे पक्के फलों का रस उसमें होना चाहिए। अगर 5% भी डालते हैं, फलों के व्यापारी को माल बेचने के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। अब नागपुर के अंदर काम कोका कोला के साथ, पेप्सी के साथ शुरू हो गया है, और वहां जो संतरे पैदा होते हैं, 5% संतरे का रस ऑफिशियली डाला जा रहा है। आने वाले दिनों में हिमाचल के किसानों को भी इसका लाभ मिले। मैं इन कंपनियों के साथ लगातार बात कर रहा हूं, कभी न कभी परिणाम ला के रहूंगा भाइयों। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आपने अभी देखा। अब हम सभी लोग जानते हैं कि चाहे कोक हो, पेप्सी हो, दे हैव देयर ओन सेट फार्मूला। वो बड़ा सीक्रेट होता है, उस फार्मूले के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बगैर सोचे समझे इतनी बड़ी बात कही, इसका हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है। और जो देश के इतने ऊंचे पद पे बैठे हैं, उनसे ये आशा नहीं की जा सकती कि वो इस तरह की बात करें। एक मैं महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में गौतम अडानी ने हमारे यहाँ सीए स्टोर लगाने की सरकार से मंशा जाहिर की। उस समय ये लगा कि उनके आने से प्रदेश को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि हम उनको सस्ती ज़मीन दी गई। 118 की जो परमिशन है, जो अनिवार्य है हिमाचल में, उनको दी गई। औने पौने दाम में उन्होंने ज़मीन खरीदी। उस वक्त सरकार की ये मंशा थी कि अडानी साहब के आने से किसानों और बागवानों को उचित मूल्य मिलेगा। लेकिन आज वस्तु स्थिति और है। अडानी साहब के 3 सीए स्टोर हैं। 10 लाख वो सेब के बक्से खरीदते हैं, जबकि हमारा जो उत्पादन है वो 2.5-3 करोड़ के करीब होता है। लेकिन वो मूल्यों को प्रभावित करते हैं। इस विषय में मैं आपको कहना चाहूँगा, पिछले वर्ष उन्होंने 72 रुपीज़ पर केजी किसानों से, बागवानों से सेब खरीदा, और इस साल वो दाम घटकर 60 पे आ गए। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, बागवानों से 72 रुपये, 60 रुपये, और वही सेब जब मार्केट में आता है तो 4 गुना 5 गुना दामों में बिकता है, 250-300 रुपये किलो। तो कितना बड़ा शोषण है। जहाँ किसानों और बागवानों को नुकसान होता है, वहाँ उपभोक्ताओं को बड़े महंगे दाम पे सेब मिलता है। अब क्या होता है, जब वो दाम तय करते हैं, जो हमारे आड़ती हैं, जो हिमाचल आकर सेब खरीदते हैं, या लदानी जिन्हें हम कहते हैं, जब वो दाम तय करते हैं तो एक मिली भगत लगती है कि दाम तुरंत गिर जाते हैं। जो सेब का बक्सा इस साल 3000 में बिक रहा था, 2500 में बिक रहा था, जैसे ही उन्होंने मार्केट में दाम तय किए, वो 1200 और 1500 में
दाम गिर के आ गए। पिछले वर्ष तो कांग्रेस पार्टी ने, जब मैं प्रदेश का अध्यक्ष था, हमने अडानी के जो सीए स्टोर है वहाँ जाके घेराव, उसके बाद थोड़े दाम ऊपर हुए। तो ये शोषण जो है अडानी हिमाचल में बागवानों के साथ कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री जी संज्ञान लेंगे? अभी वो हिमाचल आ रहे हैं कि इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो और किसानों और बागवानों को उचित दाम मिले। कांग्रेस पार्टी के समय में जब श्री वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे प्रदेश के, श्रीमती विद्या स्टोक्स बागवानी मंत्री थी, 1134 करोड़ का विश्व बैंक परियोजना के तहत हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सैंक्शन किया गया। बहुत बड़ा अमाउंट है 1134 करोड़। इसके तहत हमारे जो सेब के बाग हैं उनका नवीनीकरण होना था, नई वैरायटी आनी थी, उन्नत नर्सरी और सीए स्टोर बनने थे। लेकिन जब से ये सरकार बनी, ये कुंडली मार के बैठ गई और इस बात का अफसोस है कि अभी तक ये पैसा खर्च नहीं किया गया। इस पैसे को डाइवर्ट करने की कोशिश हुई और एक समय तो ऐसा आया कि विश्व बैंक ने इस परियोजना को रद्द करने का फैसला किया। तो ये अपने आप में जो राज्य सरकार है उनका बागवानी विरोधी फैसला है। क्या प्रधानमंत्री जी इस पे संज्ञान लेंगे? 1982 और 83 में एक डिजीज, फंगल डिजीज आई जिसे हम स्कैब का नाम दिया गया। 70% से ज़्यादा हमारी फसलें बर्बाद हो गई। उस वक्त केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। किसानों को पेस्टिसाइड और फंगासाइड पे सब्सिडी देगी और ये सब्सिडी बदस्तूर जारी थी और पिछले वर्ष ये सब्सिडी खत्म कर दी। अब जो रासायनिक खाद है, उर्वरक है, उस पर सब्सिडी नहीं है। जब कांग्रेस पार्टी का शासन थी, प्रधानमंत्री ये कहते हैं, पिछले चुनाव में उन्होंने कहा कि किसानों की आय दुगनी होगी और किसानों को जो सुविधाएं मिल रही थी, बागवानों को जो सुविधाएं मिल रही थी, वो उन्होंने वापस ले ली। क्या प्रधानमंत्री जी इस विषय में कोई बात करेंगे? आप जानते हैं कि सेब पहले लकड़ी की पेटी में आता था, उससे पर्यावरण का नुकसान हो रहा था, जंगल कटते थे। तो सरकार ने फैसला लिया कि गत्ते की पेटी में सेब को मार्केट में लाया जाए। 1989 में एग्रो इंडस्ट्रीज पैकेज इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई और गुम्बा में कार्टन फैक्ट्री लगाई गई, जहां उच्च गुणवत्ता का और सस्ते दाम पर कार्टन बक्सा उपलब्ध होता था और किसानों को इसका बहुत फायदा हो रहा था। और इसकी कैपेसिटी 180 लाख गत्ते की जो पेटियां थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, उस समय धूमल साहब मुख्यमंत्री थे, ये फैक्ट्री बंद कर दी और जो मशीनरी थी वो औने पौने दाम में नागपुर में कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है उसे बेच देगी। अब उसका क्या नुकसान हुआ कि आज हिमाचल के जो बागवान हैं, उन्हें जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो निजी हाथों से खरीदनी पड़ रही है, ना तो गुणवत्ता अच्छी है और लगातार दाम बढ़ रहे हैं। और इस बार सरकार ने एप्पल सीजन से पहले किसानों की मांग थी, बागवानों की मांग थी कि दाम नहीं बढ़ने चाहिए। इस आशय का मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया और जीएसटी बढ़ाकर 18% कर दी। चाहे गत्ते का जो कच्चा माल, उस पे जो कच्चा माल है, उस पे जो फंगासाइड है, कृषि उपकरण है, उस पे 18% जीएसटी बढ़ा दे। क्या प्रधानमंत्री जी इस बात का संज्ञान लेंगे? और ये डबल इंजन की सरकार हिमाचल को कुछ मदद करने में असफल रही। हिमाचल पहाड़ी राज्य,
हम पर्यावरण की सुरक्षा करते हैं। हमारे यहाँ जंगल अगर सुरक्षित रहेंगे तभी पर्यावरण की सुरक्षा होगी। नदियाँ नाले हमारे प्रदेश से निकलते हैं और हिमाचल प्रदेश वीर भूमि है। देश की सुरक्षा में हिमाचल का बहुत बड़ा योगदान है। हिमाचल के जो सैनिक हैं सीमाओं पर देश की सुरक्षा करते हैं और अभी तक हिमाचल के जो सैनिक हैं वो अपनी वीरता के लिए माने जाते हैं। 4 परमवीर चक्र हमारे जो है सैनिकों को मिले। हमने मुख्यमंत्री जी की मार्फत हमेशा प्रधानमंत्री जी को संदेश दिया कि हिमाचल को आर्थिक पैकेज देने की ज़रूरत है। जैसे शुक्ला जी ने कहा कि 70,000 करोड़ का कर्जा है। हिमाचल को जो उत्तरी पूर्वी राज्य है उस तर्ज पर जो है कोई ना कोई आर्थिक पैकेज मिलना चाहिए और हम प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि वो कल आ रहे हैं, इस विषय में भी वो कुछ बात करें। और एक प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। हिमाचल टूरिज्म राज्य, पर्यटक राज्य। प्रधानमंत्री जी ने पिछली बार घोषणा की कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल से जो हवाई यात्रा है वो इतनी सस्ती होगी कि चप्पल वाला भी जो है हवाई जहाज में यात्रा कर सकता है। और अभी शिमला से तो जो पहले हवाई जहाज चलता था वो भी बंद हो गया। तो इस विषय में भी प्रधानमंत्री जी अगर प्रकाश डालें तो अच्छा रहेगा। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी वायदे प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल की जनता से किए अभी तक पूरे नहीं हुए। अब वो कल मंडी जा रहे हैं। अब मंडी में वो वहाँ का जो मशहूर व्यंजन है सेपू बड़ी, वो तारीफ़ करेंगे कि यहाँ की सेपू बड़ी बड़ी अच्छी। कांगड़ा जाएंगे तो कहेंगे यहाँ का मदिरा बहुत अच्छा है। और जब शिमला आएंगे तो कहेंगे शिमला के सिड्डू बहुत स्वादिष्ट है। और उसके बाद कोई बात नहीं बढ़ेगी। मुझे आशा है कि हमने जो ये प्रश्न उठाए ये बड़े सार्थक हैं। प्रधानमंत्री जी से हिमाचल की जनता, कांग्रेस पार्टी जवाब मांगती है। थैंक यू वेरी मच। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि जो कुलदीप राठौड़ जी हिमाचल कांग्रेस की ओर से 2-3 चीज़ें पूछ रहे हैं, मांग रहे हैं। एक तो पेप्सी और कोका कोला में 5% जूस कब से मिलाया जाएगा, कि प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, ताकि वहाँ से हो जाए तो बता दें। या ये जूस में 5% कोका कोला और पेप्सी वाले बताएं कि क्या 5% जूस मिला के पिला रहे हैं क्या, जो उस समय पेप्सी और कोका कोला लोग पी रहे हैं। क्योंकि जैसी घोषणा हुई तो एक ही जवाब ये चाहते हैं। और दूसरा जो है, जो 18% GST लगा दी है सेब की पेटी पे, जो गत्ते की पेटी बनती है, उसको कब से विड्रॉ किया जाएगा। ये चीज़ें जो है उनको बतानी चाहिए। यही तो है ना। हाँ हाँ। और कोई प्रश्न है? इसी मुद्दे पे जो प्रश्न है बता देखिए, हाटी कम्युनिटी का मुझे लगता है कि वो वादा ऐसे हवाई वादा है, जुमला वादा है, जो कैबिनेट में करने से कुछ नहीं होता। ये तो संसद में आना चाहिए। संसद का विशेष सत्र बताएं कब बुला रहे हैं इसको पास करने के लिए। वो कुछ नहीं, वो चुनाव के लिए सिर्फ वादा कर दिया। चुनाव बाद कहेंगे वो तो जुमला है, जैसे पहले तम सब वादों में हुआ है, बाद में कहेंगे जुमला, बाद में कुछ होगा नहीं। तो सब चुनावी वादा है। वरना अगर सचमुच करना था तो वो तो संसद में बिल आएगा, बिल पास होगा दोनों सदनों में, उसके बाद ही लागू हो सकता है। तो सिर्फ गुमराह करने की कोशिश है। हिमाचल सरकार प्रधानमंत्री जी को गुमराह कर रही है, युवाओं को लेके, बेरोजगारी को लेके, और जो है खाली पदों को लेके। और ये जो है हाटी समुदाय को भी सरकार गुमराह कर रही है। तो ये सब बात है। वो तो हो ही नहीं सकता जब तक जो है संसद नहीं पास करेगा, हो ही नहीं सकता। या तो विशेष सत्र बुला के पास करें चुनाव के पहले, वो सब कुछ हो नहीं रहा। ये तो सिर्फ घोषणा है चुनावी। आप
Can you repeat this question? आप हिमाचल की बात कर रहे हैं। हिमाचल से भेजा गया था ये, लेकिन ये केंद्र सरकार के पास लंबित रहा। हमारी मंशा बिल्कुल साफ थी। सबसे पहले तो इसके जो दस्तावेज थे वो हमने तैयार करके केंद्र सरकार के सम्मुख भेजे, लेकिन पिछले 10 वर्षों से तो दिल्ली में एनडीए की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ये नहीं हो पाया। अगर करना था तो तभी कर देते ना, उन्होंने तो किया नहीं। अब चुनाव को पहले सिर्फ घोषणा कर रहे हैं मंत्रिमंडल से, तो सिर्फ जो है वो मजाक कर रहे हैं, असलियत में कुछ नहीं। Any other question? प्रधानमंत्री 24 तारीख को मंडी में बड़ी रैली कर रहे हैं। कहा जा रहा है विधानसभा चुनाव से पहले उनकी एक तैयारी के सिलसिले में रैली हो रही है। कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा कोई रैली का आयोजन है क्या? नहीं, हम लोग भी अपनी रैलियां प्लान कर रहे हैं, लेकिन इनकी ये जो रैली है तो सरकारी रैली है, सरकारी खर्चे पर रैली कर रहे हैं। हम तो पार्टी की तरफ से रैली करेंगे, हमारे पार्टी का कार्यकर्ताओं खर्च पे रैली होगी, तो सरकारी खर्चे पर रैली हो रही। वो चुनावी घोषणा के पहले का फायदा लेके चुनावी रैली सरकारी खर्चे पे चुनावी रैली कर रहे हैं। आप स्वयं प्रश्न कर रहे हैं तो अपने आप स्पष्ट है, इसको चुनावी रैली कहने नहीं चाहिए। नहीं, उन्होंने बिल्कुल स्पष्टीकरण दे दिया। उनका नहीं, मैं गांधी परिवार पूरा सम्मान करती हूँ। उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया। उसके पहले उन्होंने क्या क्या कहा था वो नहीं दिखाया गया, उसके बाद उन्होंने क्या क्या कहा था वो नहीं दिखाया गया। उन्होंने बड़ा स्ट्रांग इसका डिनाइल इशू किया है और उन्होंने कहा है कि इस पर हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। तो स्पष्टीकरण वो बात समाप्त हो गई। वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि तो कोई बात नहीं। किसने बोला? कौन? देवेंद्र राणा? अरे उनके कहने से कुछ नहीं होता, वो तो ऐसे खुद ही हताश हैं। वो अपने पार्टी में कौन क्या क्या बोल रहा। शांता कुमार जी ने क्या बोला उसका उन्होंने कभी बोला कि उस पर हार मान ली? धूमल जी बेचारे क्या बोल रहे हैं इस पर कभी बोला? या एक मंच पे केंद्रीय मंत्री कुछ कहता, मुख्यमंत्री कुछ कहता ऊना रेलवे लाइन को लेके, इस पे देवेंद्र राणा, इन 3 सवालों पे देवेंद्र राणा जवाब ले लो। ऊना रेलवे लाइन पे केंद्र मंत्री ने क्या कहा, मुख्यमंत्री क्या कह रहा, शांता कुमार जी क्या कह रहे हैं अपनी पार्टी उनके लोगों के बारे में, धूमल जी क्या कह रहे हैं। फिर इसके बाद हमारे पास अब दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल कर लेना। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Had to reschedule this press conference from 1 p.m. to 2 p.m. Shri Rahul Gandhi is here. Senior leaders of the Kerala Pradesh Congress Committee are also present. We have about 30 to 35 minutes at most for this press interaction because there are other engagements that Mr. Gandhi has, including resuming the 15th day of the Bharat Jodo Yatra. Questions can be asked in Malayalam. For those who want to ask in Malayalam, Mr. Satishan will translate the questions. Questions can be, of course, asked in English and in Hindi. I'll request Sri Rahul Gandhi, in case he wants to make a brief 2-minute, 3-minute introduction. We can start. Or we go straight into questions and answers. So let's go straight into questions and answers. We have finished, today is the 15th day. We have finished 325 kilometers so far. So those of you who want to ask questions, I would request you, this press interaction is on the Bharat Jodo Yatra. So please keep your questions on the Bharat Jodo Yatra. Who will be the first question? In Malayalam. Yeah,
Anyone who wants to ask a question in Malayalam? Nobody. Nobody. Yeah, please. I have just two questions. I have just two questions for you. One, Mr. Pinarayi Vijayan has I can't actually hear you properly. Mr. Pinarayi Vijayan has remarked that when you started your yatra from Kanyakumari, the Goa Congress has already finished. I can't actually hear what you're saying. Just say it without the mic. One question. Ask your question. Ask your question. No, sir, one question per person. So you choose the question you'd like to ask and ask. Which is the question? Your question is? That the Chief Minister has said that the Goa Congress has an issue because of the Bharat, and the Bharat Jodo Yatra is going on. Yeah, as I've said many times before, we are fighting a machine that has captured the institutional framework of this country. We're fighting a machine that has unlimited money, unlimited ability to pressurize people, unlimited ability to buy people, unlimited ability to threaten people. And the outcome of that is what you have seen in Goa. The Yatra is designed to tell the people of India that they need to be united, that they need to go back to an India which was loving and affectionate to itself. So these are two distinct things. And of course, the Chief Minister has every right to his opinion. Second question. Yeah. Can you give him a mic that works? Can you hear me? Can you hear me? Yeah. Yeah, it's been 15 days. So your initial, feedback from the Yatra, and we have seen good response in Kerala. But once it enters into BJP ruled states, do you see this kind of momentum building up in other states? I see Kerala has been, frankly, overwhelming success, and people have been coming out regardless of their affiliations. So that is very, very encouraging. The success of the Yatra is based on a couple of ideas. First idea is that India that stands united is not at war with itself, is not angry with itself, is not full of hatred, is something that majority of Indian people appreciate and like. So that's one idea that is pushing the Yatra. There are two other ideas that are also pushing the Yatra. One is the level of unemployment that India is facing today. Devastating unemployment. That's just not a Kerala issue, that's across the country. And the third issue is the prices, which are just skyrocketing. These are the three ideas that are pushing and encouraging the Yatra. These ideas are interconnected. There is a link between the spreading of hatred by the BJP RSS, the concentration of capital by a chosen few, and the gross unemployment that India is facing, and the massive increase in prices that India is facing. These things are connected to each other, and the people of India and the people of Kerala are beginning to realize that. My expectation is that it will not matter which state we go to. The effect of the Yatra will be the same in state after state after state, regardless of who's running that state. Because there is an underlying problem now in India.
And the people of India, and particularly the youth of India, are feeling tremendous pain. Any questions Rahulji. on this side? Rahulji, Please. Right in the front row. Rahulji, to make this fruitful, to make your yatra fruitful, you should have traveled through UP more than 2 days. No, that was an opinion came from the CPM circle. The thing is that the yatra is a yatra that goes from one point of India to another point of India. That's the idea. And that's the way we have designed the route. We are not going to UP. We are going to UP for probably a little while. But we are, for example, not going to Bihar. We are not going to West Bengal. We are not going to Gujarat. Right? And the reason is that it is a yatra from one end of India to another end of India. That's because, frankly, we can't walk 10,000 kilometers either, right? So there is a limit. There is a limit to sort of the route and stuff like that. Don't worry about that, because we have a view on what needs to be done in Uttar Pradesh. We have a very clear view. So don't worry about that. Yes, Sudhi. Rahulji, In the last press conference, I made my position very clear. Then that remains my position. I mean, I've explained it multiple times. Just take a look at the last press conference. You'll see exactly what I said. Look, I have repeated myself many, many times. Take a look at the last press conference and you'll have a very good sense of what I said. Rahulji, we all know you have a national perception. So my question to you is, what is the one piece of advice you would give to those who want to contest for the office of Congress President? One piece of advice, that you are taking on a position. It's a historic position. And it's a position that defines and has defined a particular view of India. The Congress President is not just an organizational post. The Congress President is an ideological post. It is a belief system. So my advice would be that whoever becomes Congress President should remember that he represents a set of ideas. He represents a belief system, and he represents a vision of India. Yes, the one in the blue shirt, please. Rahulji, we all know your Padayatra have a greater national perspective, but your yatra now is in Kerala. Every day, the Kerala Congress leaders raising new issues against the state government, but not a single word against Pinarayi government in your speech in Kerala. How are you evaluating the left government in Kerala? Look, an evaluation of the left government in Kerala is better done by the leadership of the Congress in Kerala. I'm very clear what my goal is with regards to this yatra. My goal with regards to this yatra is to put across to the people of India that the hatred, the violence, and the arrogance that is now visible in our country is not good for our country. This country has a tradition of humility, of non-violence, of compassion, and that is actually the true India. The two other ideas that I'm placing on the table is the level of disparity between rich and poor in India has now reached a point of no return. The poor are suffering high prices, unemployment, and they are going through very, very painful times. And then there is a handful of people who have immense wealth. And my position is that
this contrast is not good for India. That is what I am focusing on. Of course, as far as the left front goes, I have an ideological disagreement with them. And I have issues with how they view politics, you know, and Kerala. नहीं, मैंने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत क्लियरली बता दिया था. आप थोड़ी पेशेंस रखिए, आपको पता लग जाएगा क्या होने वाला है. मेरा कम्युनिकेशन जो कांग्रेस वर्कर हैं, वो हम एक परिवार हैं. मेरा कम्युनिकेशन उनके साथ डायरेक्ट होता है, मीडिया के थ्रू नहीं होता है. तो मेरा डायरेक्ट लिंक है उनके साथ, और वो जो मुझसे पूछते हैं मैं उनको डायरेक्टली बता देता हूं. Every question is connected to that idea. Again, I have made my position clear, and I don't want to delve on this subject because you're making me answer the same question 6-7 times, right? I've made my position very clear. You can look at many such interactions that have taken place in the past. You'll get my answer. It's always been the same. अभी तो भारत यात्री मतलब शुरू भी नहीं हुआ है. तो मतलब अभी तो क्या 300 किलोमीटर 325 किलोमीटर हुए हैं. ये इसको आप भारत यात्री नहीं कह सकते, इसको आप पता नहीं 5-6 डिस्ट्रिक्ट का यात्री कह सकते हो. तो लेट्स सी एज इट गोज अलोंग. यही सवाल आप मुझसे 110 दिन बाद पूछिए, मैं आपको बेहतर जवाब दे पाऊंगा. Supriya, no second. Supriya, please. We have to accommodate more questions, please. what we have decided, जो हमने उदयपुर में डिसाइड किया, वो कांग्रेस पार्टी का एक कमिटमेंट है. तो I expect that commitment will be maintained. देखिए, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग चीजों के बारे में बोलते हैं. फिशरमैन से मिले तो फिशरमैन कहते हैं कि जो हमारी ज़मीन है उस पर इंक्रोचमेंट किया जा रहा है, और जो हमारा जीने का तरीका है उस पर आक्रमण हो रहा है. आप रबर वर्कर्स से पूछिए तो वो भी आपको दूसरे तरीके से ये कहेंगे कि देखिए अफ्रीका से इंपोर्ट हो रहा है और हमारा नुकसान हो रहा है. मगर वो भी यही कह रहे हैं, इनडायरेक्टली वो भी यही कह रहे हैं कि जो हमारी ज़मीन है उस पर आक्रमण हो रहा है, उस पर हमें प्रेशर लग रहा है. और फिर आप आगे जाएं और पूछें भैया मगर ये हो क्यों रहा है. फिर वो आपको जवाब देते हैं कि हिंदुस्तान में 2-3-4 बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो सब कुछ कर सकते हैं. पोर्ट चला सकते हैं, एयरपोर्ट चला सकते हैं, एग्रीकल्चर का काम कर सकते हैं, साइलोज बना सकते हैं, जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं. और जो सहायता हमें मिलनी चाहिए, चाहे वो बैंक से हो चाहे वो सरकार से, वो हमें नहीं मिलती. तो घुमा फिर कर हम वहीं उन तीनों मुद्दों पे पहुंच जाते हैं.
I believe you have a new owner. Since you're already leading this yatra, doesn't mean you will be the face of You have a new owner? That's what I'm talking about. Right? I'm going to answer your question, but that's just an example of what I was saying. I'm going to answer a question, but by the way, one second. By the way, ownership of newspapers is not immaterial at all. Ownership of newspapers defines what newspapers do. Yeah. So I want to know right now, since you're leading this yatra, will you be the face of 2022? I am, as I have repeatedly said, this is a yatra being done by hundreds of Congress people. Actually, in Kerala now, lakhs of people. I am a participant in this yatra. You choose to focus everything on me, right? This is your choice. But the idea of the yatra is hundreds, thousands, lakhs of Congress people walking from one side, one point in India to the other point in India, right? So, of course, I have a view. I have an idea of why I'm doing the yatra. But there are millions of people now who are involved in this. Any questions on this? And your question about, whether I'm a candidate or whether I'm not a candidate is designed to distract from what we're doing. And I'm not going to fall into that trap. Any question that is not a variation on the Congress President question, please. Please don't go round and round. Please ask a question on the Bharat Jodo Yatra. So today there are raids that are happening across the country on PFI leaders' houses and PFI offices. I can't hear you. Today there are raids that are happening across the country on PFI offices and PFI leaders' houses. About 105 of them have been arrested. There are also talks that this could be a first step before banning them, and PFI is claiming that this is basically vendetta because the ruling party is trying to muffle their voice. What is your view on this? What's your reaction? My view is that all forms of communalism, all forms of violence, regardless of where they come from, are the same and should be combated. There should be zero tolerance on communalism, regardless of where it's coming from. The people who are walking with us in the Bharat Jodo Yatra are evaluating the left front government. They are telling you what they think about the left front government. It is not my place. By walking, they are giving you a sentiment, right? But my main aim in this yatra, and I've repeatedly said it, my focus in this yatra is the hatred, the anger, the violence that the BJP and the RSS are spreading. I don't want to get into a conversation that diverts me from that aim. My aim is very clear. Point number one, we are not going to accept an India which is divided, hateful. We are not going to accept it. Neither is the Congress party going to accept it, neither is the opposition going to accept it, neither are the people of India going to accept it. Point number two, we are not going to accept an India where our youngsters cannot get employment. Point number three, we are not going to accept an India where the poor people are drowning in high prices. This is my message, and I am not going to get distracted from this message. 1 second, please, you have asked.
Well, to be honest with you, I've got a lot of left front workers coming and shaking hands with me. I mean, they're there, they're on the sides of the roads because they appreciate the idea of what we are doing. Of course, it becomes very difficult in political combat for senior leaders of the left front to support what we're doing, and I understand that. But inside their heart, right, even they know that the point I'm raising, the idea that India is being divided, hatred is being spread in India, in their heart, they know I'm raising a correct point. Any other question? Yes, ma'am. क्या? राहुल गांधी को? मैंने 2-3 बार आज बोल दिया है कि मेरा क्लियर फोकस है। भारत जोड़ो यात्रा हम क्यों कर रहे हैं वो मैंने आपको बताया, क्लियरली बताया, और वही हमारा लक्ष्य। देखिए, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में कोई भी एक्शन लिया जाए, कोई भी एक्शन, अगर मैं यहां बाहर जाके 5 लोगों से बात करूं तो आप कहेंगी 2024 के लिए ये आपने बात की है। अगर मैं जाके वहां पे कहीं किसी के साथ आइसक्रीम खा लूं, आप कहेंगी देखो आइसक्रीम खाई है, 2024 के लिए आइसक्रीम खाई है। मगर ये सच्चाई नहीं है। 2024 से मेरे मुताबिक आज सबसे जरूरी बात जो हिंदुस्तान को बांटा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, जो नफरत फैलाई जा रही है, वो है। Yes, sir. I do think that it is very important that the opposition parties come together. And I think that is required to fight the ideology and the financial power and the institutional power as a result of the capture of the BJP and the RSS. So yes, I do think it is important that the opposition has a discussion and comes out with a strategy. I think we have exhausted all questions. Okay, now one last question. Yes. Look, I think any Congress worker, Congress leader who wants to fight the Congress election has the right to fight the Congress election. So I think it's not a bad thing. I think it's a good thing. Well, I think all questions have been going round and round. We're all going round and round. But I'd like to point out one thing. No, I'd like to point out one thing. That it's interesting to me that everybody asks the question about when the Congress party election is going to take place. Who is going to fight the Congress party election? But you do not do this about any other political party in the country. You do not ask this question about the BJP. You do not ask this question about the RSS. You do not ask this question about the communists. You do not ask this question about the Samajwadi, about the BSP. You don't ask this question. And I'm saying this with a significant degree of pride because we are the only political party in this country that does this. Well, friends, I think we have come to the end of the press conference. Those are questions in the section. Please, you have asked your question. Mr. Rahul Gandhi has had 2 press interactions in the last 15 days. There are some leaders who have been in public life for 20 years and not had a single press conference, not had a single press interaction. No, I think there's only one leader, not some leaders. Correction, thank you. I think there's only one leader. For 20 years who has not answered or subjected himself to
to a press interaction, even though that interaction may revolve around only one question. So I thank you very much. I thank you very much. Mr. Gandhi has other engagements now, please. He has to meet others and then go back to the Yatra. So thank you very much for joining us. Thank you. Thank you. Thank you.
2004 से अपर जिला एवं सत्र न्यायालय का पाक्षिक शिविर 3-3 दिन के लिए लगाया जाता रहा है। स्थायी कोर्ट निम्बाड़ा में है, जो यहाँ से एवं उपखंड डुंगला से 35 से 40 किलोमीटर दूर है। बड़ी सादड़ी एवं डुंगला